वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपका प्रतिदिन 11 AM हिंदी का टेस्ट लेती हूँ। तो यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है इस टेस्ट को, तो आप ज़रूर शेयर करें और क्लास को लास्ट तक देखें। आज मैंने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। इसमें किसी शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। क्या पूछा है इसमें? सही नहीं है। शिरोमणि श्रेय धन मणि शिरोमणि, वीर धन उचित से वीरोचित, बाणी धन उचित से बाण्योचित, व्यंग धन उक्ति से व्यंग्योक्ति। बताइए कौन सा क्या पूछा है? सही नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब आपको पता है श्रेय धन मणि से शिरोमणि बिल्कुल सही है ना। वीर धन उचित से वीरोचित बिल्कुल सही है। व्यंग धन उक्ति से व्यंग्योक्ति। यदि आपका माइंड परीक्षा में ना थोड़ा लॉजिकली सोच गया ना, तो आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। देखो इसमें औचित्य है, औ है ना इसमें, और इसमें ऊ है। अब आपको पता है ई और ऊ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो वैसे ही कट गया। अब इसमें आता बाणी धन औचित्य। क्या आता? औचित्य आता, तब जाके ये बनता बाणी औचित्य, है ना। तो इसमें उचित हो गया। आ और ऊ से बनता है ओ, है ना, तो ये गलत हुआ। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? औचित्य, तो यही गलत है। नेक्स्ट, किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कैसा उपसर्ग? निस उपसर्ग। निष्पन्न, निष्पाप, निष्पक्ष और निष्ठुर। बताइए निस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसमें निस दिख रहा है आपको, जब भी इस प्रकार का दिखे, मूर्धन्य स, है ना, मूर्धन्य स दिखे या दंत स दिखे या तालव्य स दिखे, आपको करना यही स है ना। उपसर्ग में हमेशा स यही वाला निश आता है, किसी प्रकार के निश का प्रयोग नहीं होता, इस दंत स वाले का ही प्रयोग होता है। अब आपको पता है इसमें भी निस्धन पाप, निस्धन पक्ष, लेकिन निष्ठुर में निस नहीं है। इसमें क्या है गाइस? इसमें हुई है व्यंजन संधि, नी धन स्टुर। क्या बनेगा ये? नी धन स्तुर बनेगा। क्या बनेगा? नी धन स्तुर, इसलिए ये निष्ठुर बना है। तो आप इसमें निस नहीं करना है, आपको क्या करना है? इसमें नी करना है। नेक्स्ट, इसीलिए तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13वां, किस विकल्प का शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? किस उपसर्ग से? अनु उपसर्ग से। तो इसमें जो शब्द मैंने लिए हैं वो आपके लिए शायद नए होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्लास में। यही मेरा उद्देश्य है कि आप कुछ नया सीखें। अनुचान, अनुबद्ध, अनुविद्ध और अनुदक। बताइए कौन सा होगा राइट आंसर। इसमें क्या पूछा है? अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है। देखो हालांकि आपको नहीं सुना होगा, आपने, हम नए विद्यार्थी हैं तैयारी करने वाले, तो आपने नहीं सुना होगा, आप लोग नए होंगे। अनुचान क्या होता है? अनुचान में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु। आपको लग रहा होगा अनुचान कोई शब्द नहीं होता, लेकिन इसमें अनु उपसर्ग है। अनुबद्ध, अनुधन बद्ध, इसमें भी है। अनुधन विद्ध, इसमें भी है। लेकिन आपको पता है अनुदक, अनुदक, आप बोल के देखो इसमें अनुदक, तो एक किससे बना है? अनुधन उदक से। किससे बना है? अनुधन उदक से बना है, ना कि अनु से। अनुदक, अनुधन उदक से बना है। इसमें ऊ का क्या लग गई है? इसमें मात्रा। तो अनु में कौन सा उपसर्ग होगा? अने होगा। नेक्स्ट, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में अनुचित विकल्प सुनिए। कैसा विकल्प? अनुचित विकल्प चुनना है आपको। पुरा में है पुरावशेष, पुराध्यक्ष। सत में है सन्निधान, सन्मार्ग। अन में है अनामय और अनशन। अधे में है अधोभाग और अधोवस्त्र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप जितने भी साथी इस क्लास को देखते हैं वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे आपका साथ के साथ मूल्यांकन होता रहे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको सारे को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। तो बताइए सिंपल है। देखो पुराधन अवशेष इसमें भी है, पुराधन अध्यक्ष इसमें भी है। सत का आपको पता है, सत धन निधान से बनेगा, सन्निधान, क्योंकि आगे पंचम वर्ण है तो ये भी पंचम वर्ण में बन जाएगा। सत धन मार्ग से सन्मार्ग बनेगा, बिल्कुल सही है। आपको लग रहा होगा कहीं अन में अन होगा इसमें, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी ये पूछा गया शब्द है PSI एग्जाम में। अभी 2020 में जो PSI एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। अनुधन अशन क्या बनता है? अनशन का अनधन अशन बनता है, अनधन अशन। तो आप इसको ध्यान रखें। और अनधन आमे, अनधन आमे, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है इस विकल्प में
आपको दिख रहा होगा अधे, अधे नहीं होगा। अब हम इसमें ओ की मात्रा है तो आपको पता है इसमें विसर्ग संधि होगी, तो इसका क्या होगा, अधे। इसका तो मतलब आधा हो गया, अधे। अधे धन भाग और अधे धन वस्त्र होगा, ना कि अध। ओके, नेक्स्ट। कौन सा शब्द अति उपसर्ग से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द अति उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अतीब, अतार्किक, अत्यंत और अतियुक्ति। तो सिंपल है, अति, अति धन इब से बनेगा अतीब, दीर्घ स्वर संधि हो गई इसमें। अत्यंत, अति धन अंत, इसमें भी है। अति धन उक्ति, इसमें भी है, लेकिन इसमें ए देखो, आपको लग रहा है कि इसमें अति होगा, नहीं होगा ना। ए धन तार्किक, तो इसी में है। नेक्स्ट, किस विकल्प का शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? क्या पूछा है गाइज? नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें जो पूछा जा रहा है उस पर आप जरूर फोकस करें, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन अच्छे ही होंगे, पेपर में एक्स्ट्रा ही होंगे। दाशरथी, आंजनेय, वैदव्य और वैशाली, बताइए कौन सा होगा इसमें? अब आपको पता है जिसमें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय को हम लोग संतान बोधक प्रत्यय भी बोल सकते हैं, तो इसमें संतान का, अब आपको पता है दशरथ में जब मैंने ई प्रत्यय लगाया तो बना दाशरथी की संतान। अंजनी में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, आंजनेय बना। अंजनी में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गाइस? ये प्रत्यय जोड़ा तो बना आंजनेय। तो आपको पता है ये आदि वृद्धि करने वाला शब्द है, ये जो प्रत्यय है वो आदि वृद्धि करता है आगे वाले शब्द में, तो क्या बन गए, आंजनेय हो गया। वैशाली में विशाल धन ई में, विशाल धन ई में जब मैंने ई लगाया तो आपको पता ई जो शब्द है, ई जो वर्ड है वो भी आदि वृद्धि करने वाला शब्द है, तो बी ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो वैशाली बिल्कुल सही है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, यदि आपको प्रत्यय में कन्फ्यूज होता है कि इसमें कौन सा है कौन सा नहीं, अब आपको पता है इसमें ये आ रहा है पीछे, अब जिसके पीछे ये आता है वो तो भाववाचक संज्ञा होती है कि नहीं होती, तो इसमें नहीं होगा। तो एक से बना है वैधव्य, विधवा में ए प्रत्यय जोड़ने से वैधव्य बना है। देखो जो ये आदि वृद्धि करने वाले जितने भी प्रत्यय हैं मैंने इनका शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है। मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी पर जाकर के आप प्रत्यय वाले सेक्शन को खोल करके उसमें से पढ़ सकते हो गाइज। मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको बताया है, बहुत ही डीपली बताया और क्लियर करके बताया हुआ है कि इसमें आदि वृद्धि करने वाले कौन कौन से प्रत्यय हैं और किस प्रकार से आदि वृद्धि होती है, वो भी मैंने साथ के साथ स्लाइड के माध्यम से बताया है, तो आप देख सकते हैं। आपका प्रत्येक टॉपिक बिल्कुल ही इजीली तरीके से क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट, प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो गाइज क्या पूछा है इसमें, अनुचित पूछा है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें, असंगत। ग्रहदन इक से गार्गिक, विद्युत धनता से विद्युत्ता, बृहत धन तर से बेहतर, छवि धन ईला से छबीला, तो बताइए कौन सा होगा इसमें। सिंपल है, देखो ई और ई ये दोनों मिलके बड़ी ई हो गई, इसमें हलंत तय तो यहाँ पर भी हलंत तय आ गया, बिल्कुल सही है। इसमें भी हलंत तय तो यहाँ भी आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो ऋषि का आपको पता है आर होता है कि नहीं होता, आर होता है ना ऋषि का, तो ग्रह शब्द इस जगह है तो इस जगह आर क्या कर रहा है, इसमें मात्रा है वो इधर लगी हुई है, मात्रा कै पे लगी हुई है, लेकिन मात्रा हा पर आनी चाहिए थी, इस प्रकार से आनी चाहिए थी हा पर, क्योंकि इसके बाद ही तो आता अर, इस जगह पे तो बनता, तो क्या बनता है ग्राहक, इस प्रकार से। ओके, कै पे नहीं आनी चाहिए, तो यही असंगत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से निर्मित नहीं है? अब आपको पता होगा कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से लगते हैं, धातु या क्रिया से लगते हैं, तो और ये जो तद्धित प्रत्यय होते हैं गाइज वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लगते हैं, और कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु या क्रिया से लगते हैं। तो आप इसमें से ऐसा विकल्प देखो जो धातु से बना हो, जो क्रिया से बना हो, और तद्धित किससे लगते हैं, शब्दों से लगते हैं, तो ऐसा शब्द देखो जिसमें शब्द हो, उससे भी आप काट सकते हो यदि आपको आता है तो। किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, आपके अंदर इतना समझ विकसित हो जानी चाहिए प्रत्यय को लेकर के कि हमें क्वेश्चन को कैसे निकालना है। और अपने अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ो गाइज, इस प्रकार से पढ़ो कि आपने टॉपिक तो क्लियर कर लिया, उसके साथ आपको एमसीक्यूज करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से करना है। देखो सजाना क्रिया से सजावट, तो क्रिया से बना हुआ है, धातु से तो है इसमें कृत प्रत्यय।
बनावट बनना क्रिया से बना है, आवट प्रत्यय जुड़ा है, इसमें भी है। मिलावट मिलना क्रिया से बना है, क्योंकि इसमें आवट है तो मिलना क्या है, क्रिया या धातु है। लेकिन अखरावट अखर आखर अखर अखर तो क्या है, एक शब्द होता है। अखर में आवट प्रत्यय से बना है अखरावट, तो इसमें तो ये किससे बना है, तद्धित प्रत्यय ये तो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो ये दोबारा से आ गया अखरावट। आज ये मेरी स्लाइड मेरे भाई ने बनाई है, इसलिए डबल डबल क्वेश्चन आ गए इसमें। नैपुण्य शब्द बना हुआ है, किससे बना हुआ है। अब आपको मैंने सिंपल सा तरीका बता रखा है, जिसमें भी ये दिखिए ना, ज़्यादातर वो भाववाचक होता है, तो इसमें एक ही विकल्प है, भाववाचक और निपुण। एक चीज़ और आप समझ लो गाइज, अब इसमें देखो, इसमें नहीं है भाव, इसमें नहीं है, इन दोनों को काट दो आप, है ना। अब इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय, उसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब आपको पता है नैपुण्य कोई क्रिया होती है क्या, निपुण क्या होता है, एक शब्द होता है। निपुण क्या होता है, एक शब्द होता है। निपुण में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा, आपको बार बार कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये प्रत्यय आदि वृद्धि कैसे करता है, तो आप गाइज मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी पर मैंने आपके लिए प्रत्यय प्रकरण का करा रखा है फुल डिटेल में, तो आप उसको ज़रूर देखें। मैं आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगी कल, आप उस पर जा करके देख लेना। तो नी का ये आई हो जाता है, तो इसमें हो गया निपुण। तो ये किससे बना है, अब आपको पता है निपुण क्या है, एक तो शब्द है ना, ये कोई धातु दिख रही है आपको, क्रिया दिख रही है नहीं ना, तो ये क्या है, निपुण एक शब्द है। तो शब्द है तो शब्दों से कौन से प्रत्यय बनते हैं, तद्धित प्रत्यय, ना कि कृत प्रत्यय, तो कौन सा होगा, डी विकल्प। नेक्स्ट, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो गाइज इसमें असंगत विकल्प छांटना है आपको। ज्ञान विरक्त ज्ञान से विरक्त, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, हस्तगत हस्त के द्वारा गत। बताइए कौन सा होगा इसमें, ज्ञान विरक्त ज्ञान से विरक्त अलग हुआ, अपादान बिल्कुल सही है। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, इसमें संधि भी हो गई, हाथ कड़ी से क्या बनेगा, हथकड़ी हाथदन कड़ी, तो ये भी बिल्कुल सही है, संप्रदान हो गया। मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, इसमें संबंध हो गया। हस्तगत हस्त को गत होता है इसमें, ये गलत है। नेक्स्ट, अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। आज मैंने जिस प्रकार से आप कल्पना जी, मधु जी और कृष्णा जी बोल रही थी कि हमें कौशल कम समझ में आते हैं, शिक्षण विधियाँ कम समझ में आती हैं, तो मैंने जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो उसकी मैंने इसमें स्पष्टीकरण भी डाला हुआ है, जिससे आपको जो शिक्षण विधियाँ हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। कौशलात्मक उद्देश्य है, इसमें क्या पूछा है, कौशलात्मक उद्देश्य है, तो बताइए कौन सा होगा। मौलिक कविता लिखना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, सद्वृत्ति का विचार प्रस्तुत करना, यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना। अब देख सकते हैं इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गाइज। कौशलात्मक उद्देश्य, अब देखो मौलिक कविता लिखना, अब आप कोई मौलिक कविता लिखोगे, अपने मन से लिखोगे, किसी के कहने से नहीं, किसी की कॉपी करके नहीं, अपने मन से, तो वो क्या हो जाएगी, सृजनात्मकता। आपने पढ़ा होगा ना, सृजनात्मकता बुद्धि जो अपसारी चिंतन में होती है। तो मौलिक कविता लिखना, ये किस में जाएगा, सृजनात्मक में, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ। रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, तो ये किस में जाएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य में, तो ये ऑप्शन भी डिलीट। सद्वृत्ति का विचार प्रस्तुत करना, सद्वृत्ति, तो ये किस में जाएगा, ये इसमें भी नहीं आएगा। कौशलात्मक सद्वृत्ति का मतलब होता है अभिवृत्तात्मक उद्देश्य, तो ये भी गलत हुआ। यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना, तो आपके अंदर इतना कौशल विकसित हो गया, इतनी कुशलता आ गई आपके अंदर, इतना स्किल आ गया कि तो आप लोग यति गति के अनुसार शुद्ध कविता का पाठ कर सकते हो। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट, सद्वृत्तियों के विकास के लिए छात्रों को अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक है, क्यों। इसमें से 4 विकल्प में से आपको बताना है कि सद्वृत्तियों का विकास के लिए छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक है। छात्र लय ताल भाव से कविता पाठ कर सकेगा, छात्र अभिव्यक्ति के रूप में शैली का रसास्वादन कर सकेगा, छात्र नए साहित्य सर्जन का अभ्यास कर सकेगा, छात्र आदर्शों, संस्कृति, सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्थावान हो सकेगा। तो आपको पता है सद्वृत्ति, सत माने अच्छी, वृत्ति माने वृत्तियाँ होना, आदत होना, सद्वृत्तियों का निर्माण, तो छात्र आदर्शों, संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्थावान हो सकेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ विकल्प।
नेक्स्ट, किस विधि में भाषा संगठन पर बल दिया जाता है, कि भाषा के संगठन पर किस में बल दिया जाता है? सैनिक विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि। सूत्र विधि बताइए कौन सा होगा इसमें गाइज? तो इसमें सिंपल सा आपको याद रखना होगा कि भाषा संगठनात्मक विधि को ही हम सैनिक विधि भी कहते हैं। तो देखो मैंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है जिससे आप समझ सको कि सैनिक विधि होती क्या है। सैनिक विधि सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुई थी। तो सैनिक विधि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी गाइज? अमेरिका में। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है। इसे श्रव्य भाष्य सेना विधि या आर्मी मेथड विधि भी कहते हैं। तो आपको पता है इस बार रीट 2021 में आपसे पूछा गया था कि पाठ्य पुस्तक विधि का अन्य नाम क्या है, तो उसे सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो आ सकता है जो अमेरिका में सैनिक थे तो वो वहाँ पर इंग्लिश बोलते थे, तो उन्हें जो अनुवाद के लिए आवश्यक था, है ना, अनुवाद के लिए आवश्यक था, तो वो उन भाषाओं को श्रव्य भाष्य सेना, तो वो रेडियो के माध्यम से किसी भी भाषा को सुनते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया श्रव्य भाष्य सेना विधि और आर्मी मेथड। सूत्रपात करने का श्रेय पेज, पोज, स्पीटर, ब्लूमफील्ड इत्यादि को जाता है। सेना विशेष के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मातृभाषा भाषी या भाषा वैज्ञानिकों के सहयोग से भाषा के सुनने तथा उच्चारण कौशल पर काम किया जाता था। तो सेना के जो विशेष प्रशिक्षण के लिए, आपको पता है सेना में भर्ती होंगे लोग तो इधर उधर के देशों से आएंगे, तो उन्हें उनकी भाषा में समझाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता था उसे ही सैनिक विधि बोलते थे। और उसमें हमें सिर्फ सुनते थे और वाक्यों का उच्चारण करते थे। तो इसमें सुनने और उच्चारण कौशल पर काम किया जाता था। लेखन कौशल और पठन कौशल इसमें कैसा होता था? गौण होता था। अब प्रत्यक्ष विधि क्या है इसमें बताना है आपको। प्रत्यक्ष विधि क्या है इसमें आया था ना, प्रत्यक्ष विधि ये रही। तो ये क्या होती है उसके बारे में भी आप समझ लो। इस विधि का व्याकरण की अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है। तो इस विधि में व्याकरण की अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है। उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता है। मौखिक कार्य की प्रमुखता रहती है। सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया। तो सैनिक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया था और प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया था। अपनी आंखों से ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। अपनी आंखों से ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष माने प्रतिधन अच्छी, आपको पता है ना, प्रतिधन अच्छी आंखों के सामने। ये द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। व्याकरण के बिना द्वितीय भाषा का शिक्षण कराया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में कैसे व्याकरण की है? ये द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती है, इसी के साथ दी जाती है और उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि के में सिखाए जाते? एक समान, अनुकरण विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष तो नहीं होगा, ना अनुकरण होगा, ना अक्षरबोध। देखो इसमें देखो साम्य, ये किससे बना है? सम में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा उससे बना है साम्य। ओके, सम माने समान। तो समान जैसे कि कर्म, धर्म, है ना, नर्म, इस प्रकार के शब्द उसको बोलते हैं ध्वनि साम्य विधि। आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं वो बताइए कि ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक कौन हैं। नेक्स्ट, अब देखो वाचन शिक्षण की विधियां दो प्रकार की होती है, एक तो संश्लेषणात्मक विधि और एक विश्लेषणात्मक विधि। तो संश्लेषण के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, अक्षरबोध विधि और ध्वनि साम्य विधि। एक होती है अक्षरबोध और दूसरी होती है ध्वनि साम्य। एक बार पूछा गया था ये कि संश्लेषण विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आएगी? एक तो आएगी अक्षरबोध और दूसरी आएगी ध्वनि साम। और विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत तीन आती हैं, देखो और बोलो विधि, वाक्य विधि और कहानी विधि। तो इसमें तो विश्लेषण करके बताते हैं हम चीज़ों को, वाक्य से शब्द और फिर वर्ड, है ना। पहले वाक्य बोलेंगे तो कहानी में वाक्य आता है, वाक्य विधि और देखो और कहो विधि। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP की फुल फॉर्म क्या हुई? ओवरहेड प्रोजेक्टर। लिग्वाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन। देखो गाइज ये सबसे सरल क्वेश्चन है, अब इसको पकड़ो आप। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग, OHP और माइक्रोफोन तो नहीं होगा, शायद आपको लिग्वाफोन और ग्रामोफोन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा।
तो उच्चारण शुद्धता और भाषा शिक्षण में तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज किस में आती है, लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है, भाषा होता है ना। तो ग्रामोफोन में हालांकि उच्चारण होता है, उच्चारण के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो उच्चारण होता है वो होता है लिंगवा फोन में। किस में होता है, लिंगवा फोन में। अब देखो शब्द को पकड़ो आप, लैंग्वेज, और लैंग्वेज से क्या निकलती है, भाषा, और भाषा में किसका प्रयोग किया जाएगा, लिंगवा फोन का। नेक्स्ट, एक समान ए आ गया क्वेश्चन, इसको देखो, शायद आपको दिख रहा होगा इसमें। पत्राचार शिक्षा, बहुमाध्यम शिक्षा, गृह अध्ययन और स्वतंत्र अध्ययन किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं? दूरस्थ शिक्षा, भाषा प्रयोग विधि, प्रत्यक्ष विधि या अनुकरण विधि? बताइए कौन सा होगा इसमें। पत्राचार शिक्षा, बहुमाध्यम शिक्षा, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं? तो सिंपल है, बहुमाध्यम शिक्षा घर पर रहकर के अध्ययन, पत्राचार शिक्षा तो सिंपल है, अनुकरण नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, भाषा प्रयोग नहीं होगा, तो दूरस्थ शिक्षा, दूर रह के अध्ययन करना, जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हो, मैं करा रही हूँ आपको, तो कौन सी होगी, वो दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट, सुकराती विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सुकराती विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? सिंपल है, आपको रटना होगा, तो विधियों के उपनाम आपको याद करने हैं। एक पाठ्य पुस्तक विधि का उपनाम पूछा था अभी 2021 में रीट में, सुकरात विधि का उपनाम भी पूछा था, तो इसे बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट, किस प्रणाली में छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है? किस प्रणाली में छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है? डूइंग बाय लर्निंग करके सीखता है। निगमन प्रणाली से, सहयोग प्रणाली से, पाठ्यपुस्तक प्रणाली से या आगमन प्रणाली से? बताइए कौन सी होती है। तो छात्रों की क्रियाशीलता किसमें, नियम से नहीं, पाठ्यपुस्तक, आगमन प्रणाली से। बच्चों को आप जितने एग्जाम्पल कराओगे उतने बच्चे खुश होंगे, तो किससे बढ़ती है, आगमन प्रणाली से। तो आप इसमें देख सकते हो व्याकरण शिक्षण की विधियां दो होती हैं, सिद्धांत या निगमन विधि। मैंने एक दिन पूछा भी था कि सिद्धांत विधि का दूसरा नाम क्या है, तो निगमन विधि और आगमन विधि। निगमन विधि के दो रूप होते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि में भी सूत्र दिए जाते हैं, नियम दिए जाते हैं, और सूत्र विधि में भी नियम बताए जाते हैं। और आगमन विधि में दो भेद होते हैं, इसके प्रयोग विधि और सहयोग विधि। तो आप देख सकते हैं इसमें व्याकरण शिक्षण की विधियों में पहली होती है निगमन विधि, दूसरी होती है आगमन विधि। तो इसमें होती है पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि, और इसमें होती है प्रयोग विधि और सहयोग विधि। नेक्स्ट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है रीट 2021 में। मॉन्टेसरी पद्धति पर आधारभूत सिद्धांत है, अलग तरीके से आया था, खैर पर आया इसी पर था, मॉन्टेसरी महोदया पर। बालक की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा पर बल, खेल द्वारा शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो सब नॉर्मल है, बालक को स्वतंत्र भी रखा जाता है, इसमें एक एक करके बालक को शिक्षा भी दी जाती है, व्यक्तिगत रूप से, खेल द्वारा शिक्षा भी दी जाती है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ग्राह्यात्मक कौशल शामिल है। ग्राह्यात्मक मतलब ग्रहण करने वाले, मैंने आपको बताया भी था, देखो आज भी बता देती हूँ, सु बो पा ली, ओके, ये सु बो पाली। तो इसमें याद रखोगे अब ग्रह्यात्मक, अभिव्यक्तात्मक, ग्रहात्मक और अभिव्यक्तात्मक, इस प्रकार से याद रखें। जो विषम संख्याएं वो तो होते हैं ग्रहात्मक, और जो सम संख्या होती हैं वो होते हैं अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्त करना है ना। तो इसमें आते हैं ग्रहात्मक, अभिव्यक्तात्मक, ग्रहात्मक और अभिव्यक्तात्मक। तो देखो सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, तो सुनना इसमें बोलना नहीं होगा, बोलना नहीं होगा, लिखना नहीं होगा, तो सुनना और पढ़ना। व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? किस पक्ष पर? व्यवहारिक रूप में। व्यवहार में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तब बनता है व्यवहारिक। पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली और भाषा संसर्ग प्रणाली। तो ये तीनों तो होते ही नहीं, तो भाषा संसर्ग प्रणाली एक दिन भी बताया था मैंने, इसी को आप बोल सकते हो अव्याकृत प्रणाली। तो इनके अन्य रूप भी आपको याद रखने होंगे। भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा नाम होता है अव्याकृत प्रणाली, जिसमें व्याकरण की शिक्षा सैद्धांतिक रूप से ना देकर के किस प्रकार से दी जाती है? व्यवहारिक रूप में। इसमें अध्यापक पाठ के साथ ही, जैसे कि गद्य पढ़ा रहा है तो उसके साथ ही क्वेश्चन आंसर कराता है, उसके साथ ही क्या करा देता है? वो ग्रामर का पार्ट जो होता है पाठ्य पुस्तक के बाद उसको करा देता है, तो वही होती है व्यवहारिक विधि। नेक्स्ट,
किस शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं? दल शिक्षण विधि, सैनिक विधि, पर्यवेक्षित विधि, अभिक्रमित अनुदेशन। इसको तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं तो किस में करेंगे? दल होगा। दल में ही तो 1 या 2 से अधिक व्यक्ति आते हैं तो दल शिक्षण। दल शिक्षण का विकास कहाँ पर हुआ था? किस विश्वविद्यालय से दल शिक्षण को शुरू किया गया था? तो आप जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दल शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से किया गया था। सहचार्य विधि का आविष्कारक कौन है? मैडम मॉन्टेसरी, सुकरात, किलपैट्रिक और हर्बर्ट। बताइए कौन सा होगा इसमें? मैडम मॉन्टेसरी को तो आप रट लेना, इसके जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आया था। तो सहचार्य विधि कौन सी है? मैडम मॉन्टेसरी। नेक्स्ट, सुना हुआ लेख क्या कहलाता है? सुलेख, सुंदर लेख, श्रुत लेख या ए और बी दोनों? बताइए कौन सा होगा? सुनना किसको बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं हम श्रुत। श्रुत और लेख माने लेख, तो सुना हुआ लेख क्या कहलाता है? श्रुत लेख। क्या कहलाता है? श्रुत लेख। ओके गाइस। रसास्वादन विधि में निम्न में से किस पर बल नहीं दिया जाता? क्या पूछा जा रहा है उसको आपको रेखांकित करना है जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्या पूछा जा रहा है इसमें नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, जल्दी में होते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसी पर हमें फोकस करना है। रसास्वादन विधि में निम्न में से किस पर बल नहीं दिया जाता? भावानुभाव, कला सौंदर्य, मौन वाचन और भाव सौंदर्य। गाइज एक बात आप मुझे ये बताइए कि रसास्वादन हम किसे कहते हैं? कि दोहा है, कबीर का कोई दोहा है, उसको आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वो बिना बोले पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता ना। तो उसको बोल करके ही तो कक्षा में बोलेगा, वो वाचन करेगा, तभी हम उसका भाव है जो जैसे कबीर के दोहे हैं उसका भाव को हम महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो उसमें भावानुभाव होगा, उसमें कला पक्ष भी होगा, शिल्प पक्ष भी होगा। कला पक्ष में क्या होता है? उसके पूरा सारांश आता है, उसका जो अर्थ होता है। और शिल्प पक्ष में क्या होता है? उसमें सिर्फ अलंकार आते हैं, दोहा आते हैं, लोकोक्ति मुहावरे आते हैं। और मौन वाचन और भाव सौंदर्य, अब आपको पता है इसमें मौन नहीं होगा। इसमें जो वाचन होता है वो कैसा होता है? सस्वर वाचन होता है, स्वर के साथ। मौन वाचन नहीं होता। मौन वाचन किस में किया जाता है? गद्य में किया जाता है, जबकि किस में किया जाता है? पद्य में किया जाता है। गद्य में किया जाता है, पद्य में नहीं किया जाता। ध्यान रखना, कहानी वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें मौन वाचन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हम कविता का पाठ करते हैं रसास्वादन विधि में जो प्रयोग करते हैं तो उसमें हम सस्वर वाचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लेखन से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी विधि है जो लेखन से संबंधित नहीं है? मॉन्टेसरी विधि, जैकेटॉट विधि, टेस्टालॉजी विधि और रसास्वादन विधि। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, रसास्वादन विधि नहीं होगी। आपको पता है रसास्वादन जो विधि है वो किस में प्रयुक्त की जाती है? लेखन में क्या है? रसास्वादन में तो हम उच्चारण करते हैं, कविता को बोल बोल के बताते, तो उसमें लिखते थोड़ी हैं, तो ये नहीं होगी। ये तीनों ही लेखन से संबंधित विधियां हैं, आप इनको याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें जितनी भी लेखन से संबंधित विधियां, आपको लग रहा होगा कि जैकटॉट विधि क्या है, पेस्टालॉजी विधि क्या है, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए मॉन्टेसरी विधि, इसमें क्या होता है? इस विधि में लकड़ी, प्लास्टिक व गत्ते आदि बने बर्णों पर विद्यार्थी उंगली घुमाता है। इन सांचों के अक्षर को बनाना सीखता है। ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, हाथ समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि किस विधि में ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया जाता है? तो कौन सी विधि हो गई? मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है गाइज, आपके पास कोई गत्ता होता है इस प्रकार का, उसमें आपने ए बना दिया, ठीक है ना। अब ए को आपने जिस प्रकार से ए बना हुआ है उसको आप कैंची से कट कर दो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसमें गड्ढा सा बना दो जिस प्रकार से ए बना हुआ है। अब इसको आप निकाल लो, तो इस पर जब बालक है पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से बनाएगा तो वो अपनी उंगलियों को घुमाता है। तो आपको पता है अब उंगलियों को घुमा रहा है तो वो लेखन कार्य कर रहा है, तो ये लेखन से संबंधित विधि हो गई। और यदि उंगलियों को घुमा रहा है तो वो अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर रहा है, इसमें आँख का भी उस पर फोकस पड़ रहा है, आँख से देख करके बना रहा है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस विधि में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? मॉन्टेसरी विधि में।
ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यदि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है तो एक बार थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, पेस्टालॉजी विधि क्या है? देखो इसमें आप शब्द को पकड़ो, इसमें क्या दिया हुआ है? पेस्ट। पेस्ट का मतलब है टुकड़े। पेस्ट का मतलब क्या होता है? खंड खंड करके, पेस्ट करके, है ना। पहले अक्षर सिखाया जाता है, वर्डों के बाद खंड कर दिए जाते हैं। जॉन हेनरी पेस्टालॉजी ने दिया था। तो इसमें क्या होता है? खंड खंड करके, जिस प्रकार से आपको कै बनाना है तो इसमें कै को आपने पहले इस प्रकार बना दिया, फिर इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बालक इसको पेस्ट मतलब खंड खंड करके बनाता है। नेक्स्ट, जैकोटोट विधि क्या होती है? पेस्टालॉजी विधि हो गई, मॉन्टेसरी। और जैकोटोट विधि क्या होती है? इसमें बालक स्वयं संशोधन करके सीखता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस विधि में बालक अपना आकलन स्वयं करता है? किस विधि में बालक अपना आकलन स्वयं करता है? तो जैकोटोट विधि में अपना आकलन बालक स्वयं करता है। इसमें पढ़ो फिर लिखो। इस विधि का जो नारा है, जो गोल्डन रूल्स है वो क्या है? पढ़ो, उसके बाद लिखो, फिर मूल से मिलाओ। ठीक है, जो मूल है उसको मिलाओ, फिर गलती का संशोधन करो। किस प्रकार से? देखो, इधर मैंने ए लिख दिया, इधर मैंने बी लिख दिया, और इधर मैंने बी लिख दिया, इधर मैंने ए लिख दिया। तो इसमें आपको मिलाना पड़ेगा। ओके, तो बालक स्वयं संशोधन करके सीखता है। तो आपको पता है इस पर बना हुआ है, तो इसको भी आसानी से बना सकता है बालक। तो पढ़ो, लिखो और मूल से बनाओ और गलती कर संशोधन करो। तो ये होती है जैकोटोट विधि। तो शायद आपको समझ आ गई होंगी। तो लेखन शिक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं थी? उसमें रसास्वादन विधि नहीं थी। और ये तीनों जो विधियां थी ये लेखन से संबंधित थी। मॉन्टेसरी विधि, तो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए किस प्रकार से पूछ सकता है। पेस्टालॉजी विधि, इसमें खंड खंड करके दिए जाते हैं। जैकोटोट विधि में इसमें बालक स्वयं संशोधन करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको आता ही होगा। सुनना, बोलना नहीं, बोलना, पढ़ना और लिखना, पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, स्वेस्वर वाचन का मुख्य पक्ष क्या होता है? व्यक्तित्व वाचन, संवेद वाचन, ए और बी दोनों, व आदर्श वाचन। तो बताइए इसका मुख्य पक्ष क्या होता है? स्वेस्वर वाचन का जो मुख्य पक्ष होता है, व्यक्तित्व वाचन भी होता है और संवेद वाचन भी होता है, ए और बी दोनों। व्यक्तित्व का मतलब है किसी बच्चे को सिंगल करके पढ़ाना, एक एक करके पढ़ाना, वो तो होता है व्यक्तित्व। और संवेद क्या होता है? संवेद का मतलब है समूह में पढ़ाना, सबको एक साथ पढ़ाना। अब आपको पता है अब आप एक बार एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना था कि संवेद वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि विद्यालय में संवेद वाचन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गाइस इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो बालक झिझक वाले होते हैं, जो लज्जा वाले होते हैं, जो बोल नहीं पाते टीचर के सामने या बच्चों के सामने, वो समूह में बोल सकते हैं, इसलिए संवेद वाचन का प्रयोग किया जाता है। जो बालक झिझकते हैं उनकी झिझक को दूर करने के लिए संवेद वाचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे गाइज 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के और 10 क्वेश्चन थे संस्कृत से, क्योंकि कल्पना जी, मधु जी, कृष्णा जी, इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि संस्कृत के शिक्षण विधियों के क्वेश्चन ज़्यादा लाना। तो मैंने शिक्षण विधियों के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराए हैं, और उसके साथ में मैंने जिस भी क्वेश्चन पर मुझे लगा कि इसकी स्पष्टीकरण करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने उसके साथ में स्पष्टीकरण किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।